साथियों, एक बार फिर से मैं भूपेंद्र कुमार। साथियों, आज एक बार फिर से मैं आपके साथ बना हुआ हूं आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म एग्जाम विथ भूपेंद्र पर, जहां पर मैं आज आपसे चर्चा करूंगा कि आखिर दिल्ली में बार बार भूकंप आने का कारण क्या है। कि आपने देखा कि अभी फिलहाल दिल्ली में भूकंप के झटके महसूस किए गए, जहां पर कुछ समय के लिए मेट्रो को भी रोक दिया गया। तो यह भी आज का विषय है कि आखिर भूकंप के समय हम देखते हैं कि ट्रेन को नहीं रोका जाता है, लेकिन दूसरी ओर मेट्रो जगह जगह रोक दी जाती है जब भी भूकंप की स्थितियां या भूकंप के कयास लगाए जाते हैं। दोस्त, मैं भूपेंद्र कुमार आप सभी अपनों के साथ जुड़ा हुआ हूं। लास्ट तक वीडियो जरूर देखिएगा। मुझे उम्मीद है, पूरा विश्वास है कि यह सेशन आपको बहुत कुछ सिखाएगा और आपको बिल्कुल अच्छा लगेगा। चलिए चलते हैं आज के टॉपिक की ओर। तो आज का विषय, अभी आपने देखा कि दिल्ली में आखिर भूकंप के आने का कारण क्या है, दिल्ली में मेट्रो को रोका जाना, और इन सभी बातों को लेकर के सबसे पहले तो मैं क्लियर करना चाहता हूं कि आखिर भूकंप है क्या, इसका अध्ययन किसमें करते हैं, या फिर भूकंप को अगर मैं डिफाइन करूं तो इसका कारण क्या है और इसकी परिभाषा क्या है। तो सबसे पहले क्लियर कर लीजिएगा, भूकंप आने के कोई एक कारण उत्तरदायी नहीं होता। कहा जाता है कि पृथ्वी के अंतर्गत प्लेटों के क्षणिक परिवर्तन के कारण पृथ्वी की सतहों का कांप जाना भूकंप कहलाता है। पृथ्वी के अंतर्गत, मैं आपको फिर से एक बार क्लियर कर दूं कि भूकंप को प्लेटों में गति के कारण पृथ्वी की परतों में अचानक हिलने के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। यानी कि मैं यहां पर बताऊं कि भूकंप आने का कोई एक कारण उत्तरदायी नहीं होता। पृथ्वी के अंतर्गत प्लेटों का आगे पीछे अधोगमन होना, या फिर साथियों कहीं आसपास ज्वालामुखी का विस्फोट होता है तो भी भूकंप देखा जाता है। यानी कि अगर कहीं परमाणु परीक्षण भी हो रहा है तो भी भूकंप के झटके महसूस किए जाते हैं। पहाड़ों के अंतर्गत अगर मैं ग्लेशियर की बात करूं तो बड़े बड़े बर्फ के टीले अगर टूट करके धरती पर गिरते हैं तो भी भूकंप देखा जाता है। यहां तक कि जापान को भूकंप का देश भी कह दिया गया। क्यों? क्योंकि वहां पर भूकंपों की प्रतिशतता ज्यादा है। अब हम बात करते हैं, क्लियर कर लीजिएगा कि सिस्मोग्राफी और सिस्मोलॉजी में आप बड़े कंफ्यूज रहते हैं। ये दो अलग अलग चीजें हैं। सिस्मोलॉजी में हम भूकंप का अध्ययन करते हैं, जबकि सिस्मोग्राफी में भूकंप का मापन किया जाता है। साथियों, हम इस भूकंप का मापन रिचर्ड स्केल या रिएक्टर पैमाने में करते हैं। दोस्त, यहां पर मैं आपको क्लियर कर दूं कि जो सिस्मोग्राफ है वह एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, एक ऐसा यंत्र है जिसमें 0 से लेकर के 9 अंक तक की संख्याएं खुद ही होती हैं, लिखी होती हैं। कहा जाता है कि प्रत्येक अगली संख्या अपनी पिछली संख्या से 10 गुना लगभग तेज होती है। यानी कि भूकंप के जो रिएक्टर जिससे हम भूकंप को व्यक्त करते हैं, वो रिएक्टर पैमाना अपनी पिछली संख्या से देखा जाए तो प्रत्येक अगली संख्या अपनी पिछली संख्या से 10 गुना ज्यादा तेज होती है। अब दोस्त, यहीं पर मैं आपको आगे स्पष्ट कर दूं कि पृथ्वी के, अगर मैं कहूं ये इंटीरियर की बात है, अगर ये पृथ्वी के अंदर की चीजें हैं और ये पृथ्वी की सतह है, तो आप यहां पर ध्यान रखिएगा, पृथ्वी के अंदर जहां सबसे पहले भूकंप उठता है, पृथ्वी के अंदर जहां सबसे पहले भूकंप महसूस किया जाता है, उसे दोस्त फोकस या भूकंप केंद्र कहते हैं। और भूकंप में उठती हैं तरंगे, और यही तरंगे बड़े पैमाने पर मानव और जनजीवन को प्रभावित करती हैं। इन तरंगों को हम प्राथमिक तरंगे, द्वितीयक तरंगे, और खास करके अगर मैं बताऊं तो इसे प्राइमरी वेव्स, सेकेंडरी वेव्स और लो वेव्स, यानी कि प्राथमिक तरंगे, द्वितीयक तरंगे, और कहा जाता है तीसरे स्तर पर बड़ी ही धीमी गति से चलने वाली लो तरंगों का स्थान आता है। लो तरंगों का स्थान आता है। अब यहां पर क्लियर करिएगा कि पृथ्वी के अंदर जहां से भूकंप उठता है उसे हम क्या कहते हैं? भूकंप केंद्र या फोकस कहते हैं। अब पृथ्वी के अंदर से भूकंप उठा और जैसे ही सतह पर जहां सबसे पहले महसूस होता है, पृथ्वी के सतह पर जहां सबसे पहले महसूस होता है, वो ईपी सेंटर कहलाता है, यानी कि भूकंप अधिकेंद्र कहलाता है। और इस पृथ्वी पर दूर दूर तक जहां तक तरंगे जाती हैं, ये तरंगे भूकंप प्रभावित क्षेत्र कहे जाते हैं। साथियों, कहा जाता है कि जो पी वेव्स है, प्राइमरी वेव्स है, ये बड़ी गतिशील होती हैं।
जबकि सेकेंडरी वेव्स जिसे हम यस से प्रदर्शित करते हैं, ये तरंगे प्राइमरी तरंगे से कुछ कम गतिशील होती हैं और खास करके ये द्रव को भेद करके आगे जा पाती हैं, ठोस को ये भेद करके आगे नहीं जा पाती। जबकि जो लो तरंगे हैं जिसे यल वेव्स कहते हैं, साथियों कहा जाता है कि बड़ी धीमी गति से चलती हैं, आगे बढ़ती हैं और यही तरंगे बड़े पैमाने पर विनाश लाने के लिए उत्तरदायी हैं, धरती को कंपन होना और बड़े पैमाने पर जनधन की क्षति होना। साथियों इससे पहले मैं आपको यहां पर यह भी स्पष्ट कर दूं कि आप भूकंप पृथ्वी के अंदर से शुरू होता है और धीरे धीरे ये सतहों पर पहुंचता है, ये अंदर से फोकस कहलाया और ऊपर ईपी सेंटर कहलाया, और ये जो सर्किल देख रहे हैं ये भूकंप प्रभावित क्षेत्र कहलाता है। अब यहां पर देखते हैं कि बड़े पैमाने पर धन जन की क्षति होती है, खास करके भूकंप की स्थिति में। अभी आपने देखा साथियों, अब मैं आता हूं कि आखिर दिल्ली में देखा गया कि कुछ समय के लिए मेट्रो को रोक दिया गया। तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि ट्रेन जो है, ट्रेन की जो पटरी है वो ज्यादातर सड़कों से, ट्रेन की जो पटरी है वो ज्यादातर जमीनों से लगी होती है, तो उसमें अगर हल्के फुल्के कुछ भूकंप आते भी हैं तो ट्रेन ज्यादा प्रभावित नहीं होती साथियों। लेकिन अगर मैं मेट्रो की बात करूं तो मेट्रो को अंडरग्राउंड बनाया जाता है, कई मेट्रो काफी पिलरों पर ऊपर से गुजरती हैं और मेट्रो की गति बड़ी ही अधिक होती है। ऐसी स्थितियों में भूकंप के समय देखा जाता है कि मेट्रो को रोकना जरूरी है। क्यों? क्योंकि ये महानगरीय क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर कहा जाता है जहां अधिक पॉपुलेशन है, जहां आसपास शहरी क्षेत्र है, वहीं मेट्रो को डेवलप किया जाता है। और ये मेट्रो कहा जाता है कि अगर भूकंप की स्थितियां बनती हैं तो ट्रेनों की अपेक्षा मेट्रो में ज्यादा नुकसान हो सकता है और ये भूकंप से ज्यादा प्रभावित हो सकती हैं ट्रेनों के अपेक्षा। ट्रेनें देखी जाए तो भारी होती हैं जबकि मेट्रो हल्की होती है और इसकी रफ्तार काफी तेज होती है। तो इसीलिए जब भी भूकंप की स्थितियां बनती हैं तो सबसे पहले अनाउंसमेंट होता है और मेट्रो को रोका जाता है कुछ समय के लिए, या जैसी जैसी स्थितियां बनती हैं। अब यहां पर मैं आपको क्लियर कर दूं कि दिल्ली वालों की सुबह नींद भूकंप के झटकों से खुलती है। दिल्ली एनसीआर में सोमवार को सुबह 5:36 में आप देखते हैं 4.0 की तीव्रता वाला भूकंप आता है। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी ने एक्स पर लिखा कि भूकंप का केंद्र दिल्ली में जमीन से 5 किलोमीटर की गहराई में देखा गया। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के निदेशक डॉक्टर ओपी मिश्रा ने समाचार एजेंसियों को बताया कि भूकंप का केंद्र दिल्ली के धौला कुआं का झील पार्क इलाका था और कहा जाता है कि 1990 से उस इलाके में भूकंप के झटके देखे जाते रहे हैं। उन्होंने बताया कि इसको लेकर के घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि यह भूकंप की जो प्लेट से टकराने से नहीं बल्कि स्थानीय आंतरिक हलचल के कारण यह भूकंप उठा है। आगे आप यहां पर क्लियर कर लीजिएगा, मैंने भारत के मैप में भूकंप जो जोन है जो कि आप देख रहे हैं इन्हें 5 जोनों में विभाजित करके मैं यहां पर डिफाइन कर रहा हूं कि 5वां जोन काफी खतरनाक जोन है। सबसे अधिक जोखिम वाला क्षेत्र 9 से अधिक तीव्रता वाले भूकंप इन्हीं जोन में देखे जाते हैं जिनको मैंने रेड से यहां पर भर रखा है। जोन 4 की अगर मैं बात करूं तो जोखिम वाले क्षेत्र 8 तक की तीव्रता वाले जो भूकंप हैं वो जोन 4 में आते हैं। जोन 3 में मध्यम जोखिम वाले क्षेत्र 7 तक की तीव्रता वाले, जोन 2 में कम जोखिम वाले क्षेत्र या कम तीव्रता वाले भूकंपी जो क्षेत्र हैं वो जोन 2 में आते हैं। तो अब यह देखना है कि जो दिल्ली में भूकंप की स्थितियां बन रही हैं ये किस जोन में आ रहा है। तो साथियों दिल्ली एनसीआर का जो इलाका है वो जोन 4 में आता है और यही वजह है कि उत्तर भारत के इस क्षेत्र में सिस्मोलॉजी की जो गतिविधियां हैं, सिस्मिक जो गतिविधियां हैं, मैं ऐसे कहना चाहूंगा, वो काफी तेज रहती हैं। जानकार जो बता रहे हैं कि जोन 4 में आने वाले भारत के सभी बड़े शहरों की तुलना में दिल्ली में भूकंप की आशंका ज्यादा बताते हैं। गौरतलब है कि मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और बेंगलुरु जैसे शहरों में सिस्मिक जोन 3 की श्रेणी में आता है, लेकिन अगर मैं दिल्ली एनसीआर की बात करूं तो ये जोन 4 के अंतर्गत आता है। वही साथियों अब हम आगे स्पष्ट कर दें, भूगर्भ शास्त्री कहते हैं कि दिल्ली की दुविधा यह है कि वह हिमालय के निकट है। अब देखिए दिल्ली के आसपास या दिल्ली में भूकंप आने का कारण क्या है, वो साथियों हिमालय के नियर अबाउट है। भारत और यूरेशिया जैसी टेक्टोनिक प्लेटों के मिलने से यह बना है। इसे धरती के भीतर की प्लेटों में होने वाली हलचल का खामियाजा
खामियाजा जो है वो भुगतना पड़ता है। इंडियन एसोसिएशन ऑफ स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स के पूर्व अध्यक्ष प्रोफेसर महेश टंडन का कहना है कि दिल्ली में भूकंप के साथ साथ कमजोर इमारतों से भी बड़े पैमाने पर खतरा बना रहता है, जो कि कई सालों 10 सालों से वो इमारतें बनी हुई हैं। दिल्ली एनसीआर क्षेत्र की एक बड़ी समस्या घनी आबादी भी है। 1.5 करोड़ से भी अधिक आबादी वाली राजधानी दिल्ली में लाखों इमारतें दशकों साल पुरानी हैं और तमाम मोहल्ले एक दूसरे से बिल्कुल सटे हुए हैं। भूगर्भ शास्त्रियों के अनुसार दिल्ली और उत्तर भारत में छोटे मोटे झटके या आफ्टर शॉक्स तो आते ही रहेंगे, लेकिन जो बड़ा भूकंप होता है उसकी वापसी प्रत्येक 5 वर्षों के बाद देखने को मिलती है। यानी कि अगर मैं यहां पर कहूं कि यह एक वाकई चिंता का विषय है। क्यों? क्योंकि अगर 500 वर्षों के बाद यह भूकंप फिर से दोहराता है, उन्हीं क्षेत्रों में जरूर आता है, तो दिल्ली से भी थोड़ी दूर स्थित पानीपत इलाके के पास भूगर्भ में फॉल्ट लाइन मौजूद है, जिसके चलते भूकंप की आशंका लगातार बनी रहती है। वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन टेक्नोलॉजी के अनुसार भूगर्भ शास्त्री डॉक्टर कालचंद जैन साहब का कहना है कि किसी बड़े भूकंप के समय स्थान और रिएक्टर पैमाने पर तीव्रता की भविष्यवाणी नहीं की जा सकती, लेकिन उसी के मुताबिक हम इस बात को भी कह सकते हैं कि दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में सिस्मिक गतिविधियां सिलसिलेवार रही हैं और वो किसी बड़े भूकंप की वजह से भी हो सकती हैं। तो साथियों, हमें उम्मीद है कि ये चीजें आपको जरूर समझ में आई होंगी। मैंने आपको भूकंप की परिभाषा, भूकंप आने का कारण क्या है और दिल्ली में भूकंप आने का कारण क्या है, और वहीं मेट्रो को कुछ समय के लिए रोक दिया गया। तो क्यों रोका गया? आखिर ट्रेन में देखा जाता है कि जब भूकंप की स्थितियां बनती हैं, अगर थोड़े बहुत झटके हैं या फिर इतनी तीव्रता से भूकंप नहीं आता है, तो ट्रेनों को रोकना। देखिए, ट्रेन जो है वो भी शहरी क्षेत्रों से ज्यादातर बाहरी क्षेत्रों में ही उनकी पटरियां होती हैं और वो महानगरों से होती हुई शहरी क्षेत्रों से बाहर जंगलों से होते हुए दूर दराज से होते हुए निकलती हैं। लेकिन मेट्रो तो कंप्लीट तरीके से महानगरों में और शहरों में ही इसका जाल होता है, तो इसीलिए मेट्रो को हम भूकंप की स्थितियों में जरूर रोकते हैं। तो साथियों, हमें उम्मीद है कि आपको चीजें बिल्कुल स्पष्ट समझ में आई होंगी। और आपको यह सेशन कैसा लगा, आप लोग अपने विचार जरूर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं ऐसे ही शानदार न्यूज अपडेट को लेकर के, आपके एग्जाम पर बातों को लेकर के, और आपसे जुड़े रहते हैं। और आपने इतनी तन्मयता के साथ देखा और सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट।